हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम कर रहे हैं अपना आगे की कुछ स्पेशल एंट्रीज जर्नल की कि हाउ टू पास, उनको कैसे पास किया जाता है। सो बाय सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास तीन तरीके के गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। कौन कौन सा? वन इज रियल, नेक्स्ट वन इज पर्सनल, थर्ड वन इज नॉमिनल। तो रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड द पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ओके, सो आज हमें ये फर्स्ट एंट्री सीखनी है, पास द जनरल एंट्रीज। ठीक है, फॉलोइंग जनरल एंट्रीज। फर्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को सीखना है, देन उसके बाद ये सीखना है कि उसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है कि यू हैव टू चूज कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 5000 रुपीज आपको दे रखा है। तो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए, बिजनेस में से जब भी माया निकाल के ले जाओ पर्सनल पर्पस के लिए, उसको टेक्निकल टर्म्स में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोला जाता है ड्राइंग्स। ये वो चित्र बनाने वाली ड्राइंग्स नहीं है, इसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। कि जब भी बिजनेस में से कुछ पैसा ले लिया जाता है पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो अब हमें ये सीखना है पहले तो कि इस एंट्री के अंदर कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे। आपको पता है, एक तो ड्राइंग, जो आपका खर्चा हो गया बिजनेस का, क्योंकि आप बिजनेस में से 5000 रुपए निकाल कर ले गए, बिजनेस में से 5000 रुपए अपने लिए निकाल कर ले गए, तो वो क्या हो गया? ड्राइंग्स, बिजनेस का खर्चा हो गया। लेकिन साथ में बिजनेस में माया भी कम हो गई। तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? एक हुआ ड्राइंग आपका, और एक हुआ आपका कैश अकाउंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि भैया किस किस पर इफेक्ट पड़ा, कि सर किस किस चीजों पे इफेक्ट पड़ा। तो आपके बिजनेस का खर्चा इंक्रीज हो गया। आपके बिजनेस का खर्चा क्या हो गया? इंक्रीज, क्योंकि आप बिजनेस से 5000 रुपए निकाल कर ले आए। तो आज वो क्या होगा? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस है ये हमारे ड्राइंग्स, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। दूसरा क्या चला गया? माया चली गई, गई वो तो गई। क्रेडिट बट गोज आउट टू कैश। यहाँ पर कितना आया? 5000, और यहाँ पर आया 5000। इसको बोलेंगे भी कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने अभी, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें फॉर्मेट में करनी है। जैसा कि सबको पता है कि फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ये थी हमारी ये वाली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आती है मेरे पास, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर रुपीज 1000। अब सबसे पहले आपको ये एंट्री बड़े ध्यान से समझनी है। उसमें लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। आपने क्या किया है? आपने जो है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया फर्नीचर के ऊपर 1000 रुपए। तो सर पहले तो ये बताओ डेप्रिसिएशन क्या होता है। बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी असेट की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज आना। किसी असेट की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज आना, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। लेट्स सी, आज आपने स्कूटी खरीदी 50,000 रुपीज की। अब ये 50,000 की स्कूटी अगले साल कितने की रह गई? 45,000 रुपीज की। तो ये जो 5,000 रुपए हमारे घट गए 50,000 की स्कूटी में, ये किस वजह से? टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, हमने यूज कर ली, ऑब्सोलेंस हो गई, खराब हो गई मतलब, या वियर एंड टियर यूज करने की वजह से, जैसे जैसे टाइम बीता तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है चीजों की। तो ये जो 50 से 45, 5,000 का डिफरेंस आया अकाउंट्स में, इसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अब आप बोलोगे हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इस डेप्रिसिएशन के ट्रांजैक्शन में ये जो हमारी वैल्यू कम हुई है, ये हमारा खर्चा है। हाँ जी, आपका एक खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा मानते हैं। कौन कौन सी दो चीजें कम होगी बच्चों? एक तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया, तो एक तो हमारा डेप्रिसिएशन के नाम से खर्चा इंक्रीज हो गया। लेकिन दूसरा, जब फर्नीचर के नाम को, जब उस पर डेप्रिसिएशन लगा, हमारा खर्चा हो गया, लेकिन क्या कम हो गया? क्या चला गया हमारे पास से? फर्नीचर एक्चुअल में गया नहीं। फर्नीचर की एक्चुअल में हमारे पास वैल्यू कम हो गई, तो अपनी बुक्स में हम उसकी वैल्यू कम दिखाने के लिए फर्नीचर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्या कर देंगे? फर्नीचर को क्रेडिट। जैसे कि आपको पता है फर्नीचर असेट है, और जब भी असेट कम होता है तो आप क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना? 1000।
being depreciation provided, being depreciation provided. अब नेक्स्ट एंट्री इसको रब कर रहा हूं पहले। नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास थर्ड एंट्री, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। ड्यू टू स्टाफ फीस 50,000। आपने सैलरी ड्यू है स्टाफ की, आपके स्टाफ की सैलरी ड्यू है। सर मतलब ड्यू टू स्टाफ, देनी है पर दी नहीं है, देनी है पर दी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड पेंडेमिक चल रहा है, पैसा ही नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ पे लिखा है सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000, आपने सैलरी देनी है बट अभी दी नहीं है, तो उसको अकाउंट्स की टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोला जाता है उसको? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। अब एक बात बताइए मेरे को, ये तो समझ में आ गया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू है पर दी नहीं है, देनी है पर अभी कैश दिया नहीं है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एग्जैक्ट लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि टेक्निकल टर्म्स में इसका अनदर मीनिंग क्या होता है? ड्यू बट नॉट पे, ड्यू हो चुका है पे नहीं का। तो ऐसी एंट्री में देनी है सैलरी बट दी नहीं, तो क्या क्या चीज हो रही है? एक तो खर्चा इंक्रीज हो गया जो सैलरी देनी है, जो खर्चा इंक्रीज हो गया सैलरी देनी है जो, दूसरा अभी दी नहीं है तो कैश तो नहीं गया, दूसरा आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने अभी दी नहीं लेकिन देनी है, और जो भी चीज आपको कभी देनी होती है डेट्स योर लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? दो अकाउंट इफेक्ट हो गए बच्चों इसमें, एक हो गया सैलरी अकाउंट, एक हो गया आपका दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी आपको देनी है, दी नहीं, तो देनी है तो आपके खर्चे, और खर्चे इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिट। टू, दूसरा अभी देनी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। और जनरल एंट्री में कोई भी अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसके आगे टू लिखते हैं, क्रेडिट नहीं लिखते। यहाँ पर कितना? 50,000 रुपीज, यहाँ पर 50,000। बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एंट्री आती है वेजेस ड्यू टू स्टाफ। नेक्स्ट एंट्री आती है आपके पास वेजेस, नेक्स्ट एंट्री आती है आपके पास वेजेस ड्यू टू स्टाफ, 10,000 रुपीज। आपने स्टाफ को सैलरी देनी है, कितनी? 10,000 रुपीज देनी है पर दी नहीं है, क्या बोलते हैं उसे? आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड, देनी है दी नहीं। तो देनी है तो खर्चा इंक्रीज हो गया, दी नहीं तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और जब खर्चा इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो क्या जनरल एंट्री पास हुई आपकी? इसकी दो अकाउंट आए, एक तो अकाउंट्स आया एक्सपेंसेस वाला वेजेस, दूसरा लायबिलिटी, देनी है पर दी नहीं, तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, बड़ी ध्यान से करना बच्चों, इनको एडजस्टिंग एंट्रीज भी बोला जाता है। 10,000 और 10,000, बीइंग वेजेस ड्यू टू स्टाफ, बीइंग वेजेस ड्यू टू स्टाफ। अब नेक्स्ट एंट्री है आपके पास रेंट पेड 5,000 रुपीज इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल का रेंट आज ही पे कर दिया, अगले साल का रेंट आज ही पे कर दिया। क्या लिखा है? रेंट पेड 5,000 रुपीज इन एडवांस। आपने रेंट जो है अपना पे कर दिया एडवांस में ही, कितना? 5,000 रुपीज। तो आज आपने जो रेंट पे कर दिया अगले साल का, इट्स योर असेट। क्या होती है? असेट। तो जब भी कोई चीज आप एडवांस में या आज खर्चा कर देते हो अगले साल का, तो अकाउंट्स में उसको बोला जाता है प्रीपेड।
क्या बोला जाता है? प्रीपेड। नेक्स्ट मंथ की फीस आप मेरे को आज ही देके चले गए, तो वो जो फीस होगी वो क्या होगी? प्रीपेड फीस। किसके लिए? आपके लिए, कि मैंने एक अगले महीने की फीस एडवांस में पे कर दी, तो उसको बोला जाता है प्रीपेड। तो इन्होंने 5,000 रेंट पे कर दिया अगले साल का आज ही, तो वो क्या हो गया? प्रीपेड रेंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट आपकी एसेट होती है। क्या होती है? प्रीपेड रेंट आपकी एसेट होती है, और एसेट जब हमारी इंक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। दूसरा, आपने अगले साल का खर्चा आज ही पे कर दिया, अगले साल का खर्चा आज ही पे कर दिया, तो आज आपके खर्चे कम हो जाएंगे अगले साल के लिए। आज आपके खर्चे कम हो जाएंगे, और जब आपके खर्चे कम होते हैं तो क्या करते हैं? उसे क्रेडिट करते हैं टू रेंट अकाउंट। अब प्रीपेड रेंट डेबिट क्यों हुआ? असेट क्यों है? क्योंकि अगले साल की फैसिलिटी आपने अभी ली नहीं, पैसा पे कर दिया। अगर फैसिलिटी नहीं लेते तो आप वो पैसा वापस ले सकते हैं, तो जब वो पैसा वापस ले सकते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज एसेट्स। 5,000 बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। अब नेक्स्ट एंट्री, इसको क्या होगा? बड़े ध्यान से समझना, किसी को कोई भी कहीं पर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में करके मुझे कमेंट जरूर बताएं। नेक्स्ट है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या होता है? मैं बोलता हूं मैंने आपको पढ़ा दिया बट अभी फीस नहीं मिली, मैंने पढ़ा दिया पर पैसा नहीं मिला, तो अकाउंट्स में इसको बोला जाता है एक्रूड इनकम। जो पैसा कमा लिया लेकिन अभी मिला नहीं, वो क्या होती है? आपकी एक्रूड इनकम होती है। क्या होती है? एक्रूड इनकम। जैसे प्रीपेड रेंट, जैसे प्रीपेड रेंट आपका असेट थी, तो एक्रूड इनकम भी हमारी असेट ही होती है। हमने पैसा कमा लिया बट पैसा मिला नहीं। सैलरी कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर सैलरीज 1 महीने बाद मिलती है, तो आप काम पहले कर देते हो, सैलरीज बाद में मिलती है। अब कई बार सैलरी लेट होती है तो आप क्या बोलते हो? काम कर दिया बट पैसा अभी मिला नहीं, तो वो इट्स एक्रूड सैलरी, इट्स एक्रूड इनकम। तो काम कर दिया बट पैसा नहीं मिला, तो उसको बोला जाता है एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम हमारी होती है असेट। तो इस एंट्री के अंदर लिखा है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया बट पैसा मिला नहीं 10,000, तो 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। पहला कौन सा? एक्रूड इनकम, असेट। और असेट इंक्रीज होती है तो हम इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। फिर दूसरी, इनकम कमा ली, इनकम तो इंक्रीज होएगी ना, हाँ होएगी इनकम, पैसा नहीं आया वो अलग बात है। और जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट टू इनकम अकाउंट। 10,000 यहाँ आ जाएगा कि इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बट नॉट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी, बहुत ही अच्छी एंट्री है, राम डेटर who are 500 rupees became inside। यहाँ पर ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इस एंट्री से रिलेटेड जो है और भी कुछ एंट्री सीखनी है, तो मैं पहले ये एंट्री क्लियर करता हूँ, देन आपकी बाकी की एंट्रीज जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है राम डेटर। राम कौन था? डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिससे आपने पैसे लेने हैं। तो राम एक डेटर है who और 500 रुपीज बिकम इंसॉल्वेंट। एक डेटर था, एक पर्सन था राम, जिससे आपने 500 रुपए लेने थे लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया हो जाना, उसके पास अब पैसे देने के लिए नहीं है। तो अब वो पैसे देने के लिए जब उसके पास नहीं है, तो मतलब आपके 500 रुपए डूब गए। अब उनकी उम्मीद ना करो, आने की उम्मीद ना करो उनकी।
तो 500 रुपए जब वो डूब गए तो टेक्निकल टर्म्स में इनको बोला जाता है बैड टैक्स। क्या बोला जाता है? टेक्निकल टर्म्स में इसको बोला जाता है बैड टैक्स। अब इसमें ये चीज देखो कि आपके कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए। एक तो सर 500 रुपए डूब गया, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, आपने जिस राम से 500 रुपए लेने थे अब वो फिनिश हो गया। आपने राम से जो 500 रुपए लेने थे वो पार्टी आपके पास से खत्म हो गई। तो जब आपके 500 रुपए डूब गए तो एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस तो हुआ लेकिन अकाउंट्स में हम उस एक्सपेंस का नाम लिखते हैं। कौन सा एक्सपेंस हुआ? बैड टैक्स। ठीक है। देन एक आपका जो डेटर था वो खत्म हो गया, और जब हमारे डेटर जो होते हैं असेट की तरह होते हैं, असेट जब कम होती है तो हम उन्हें क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं टू राम। नरेशन आ जाएगी कि debtors account debit to Ram being Ram become insolvent. ये थी आपकी नरेशन। जिस जिसको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जिसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो कर लीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, गुड बाय।